नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी लव लाइफ पर। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको मनाली का कंप्लीट ट्रैवल प्लान समझाने वाला हूँ। मनाली आप कभी भी आए, वीडियो देखने के बाद आप लोग मनाली का बहुत ही आसानी से ट्रैवल प्लान कर लेंगे। वीडियो में हमने A to Z इन्फॉर्मेशन दी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो गूगल पर रिसर्च करनी पड़ेगी और ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको सभी चीज़ों का एक्चुअल प्राइस बताएंगे, क्योंकि कई सारी वीडियो में बजट बताया जाता है 5 से 7 हज़ार, बट एक्चुअली बजट 10 से 15 हज़ार तक पहुंच जाता है। और दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि सीज़न में मनाली में सीज़न टू सीज़न रेट चेंज होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल का प्रॉपर जो प्लान्स है, किस तरह से आप बजट बना सकते हैं, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों के मन में मनाली आने का आपने प्लान बनाया है तो मनाली के बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तभी आप अच्छे से ट्रिप प्लान कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मनाली। और इसी कारण मनाली का वेदर समर टाइम में भी काफ़ी अच्छा रहता है और दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होती है। और मनाली आप पूरे साल किसी भी मंथ में आते हैं तो यहाँ आपको सारी सीज़न में स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग स्पेशली गर्मियों की छुट्टी में मनाली आने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ है कि मनाली की कौन कौन सी लोकेशन पे आपको स्नो देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी कर पाओगे। मनाली दिल्ली से 5 से 10 किलोमीटर, और अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको 70 किलोमीटर, और अगर शिमला से आ रहे हैं तो आपको 265 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ती है मनाली में अपना उसका कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ना ही कोई एयरपोर्ट है, तो आप बाय रोड जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। दिल्ली से मनाली रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। रास्ते में आपको कई सारे टनल्स देखने को मिलेंगे। आप कम से कम समय में मनाली पहुंच जाएंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह से आपको HRTC और वॉल्वो बसेस मिल जाएगी। HRTC मीन्स हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन उसका है। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह से आपको HRTC और वॉल्वो बसें मिल जाएगी। दिल्ली में आपको बस RK आश्रम, मजनू का टीला यानी कि जगह है उसका ये नाम है मजनू का टीला, और कश्मीरी गेट से भी मिल जाएगी। दिल्ली से बस का प्राइस आपको 800 से लेकर 2000 के बीच में मिलता है, मतलब वो बस पे डिपेंड करती है आप स्लीपर, सेमी स्लीपर, वॉल्वो कौन सी बस लेते हैं, ठीक है। तो और कौन से सीज़न में आप मनाली जा रहे हैं वो भी प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस आपका अप डाउन होता रहता है वॉल्वो बसों का, ठीक है। तो वही अगर चंडीगढ़ से आप जा रहे हैं तो वो आपको 600 से लेकर 1000 रुपया या 400 से लेकर 1000 रुपया इसके बीच में आपको टिकट मिल जाएगी, डिपेंड ऑन बस कौन सा ले रहे हैं आप। ओके, बस से जाने में आपको 12 घंटे लगेंगे और वही चंडीगढ़ से आप 8 घंटे में ही मनाली पहुँच सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद निकलती है वहाँ से बस, यानी कि आपका दिल्ली से, और मॉर्निंग में या 1 बजे के अंदर अंदर आपको मनाली पूरी सेफ्टी के साथ पहुँचा देती है। चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर एज ए कपल जा रहे हैं, सारी बस सेमी स्लीपर होती है और कुछ स्लीपर्स भी मिलेंगी। प्राइस के अप डाउन की वजह से ये है, तो आप आराम से सोते हुए जा सकते हैं। तो या अब आपकी चॉइस है कि आप दिल्ली से जाइए या फिर आप चंडीगढ़ से जाइए, अपने कार से जाइए या फिर आप वॉल्वो बस लेकर जाइए। तो दोस्तों यह तो बात हो गई कि आप बाय बस कैसे मनाली जा सकते हैं। और अगर आप लोग 3 से 4 लोग जा रहे हैं मनाली सीज़न टाइम में, तो मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि आप लोग टैक्सी से ही जाना, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आपको कॉस्टिंग का नहीं लगता है और वॉल्वो के कंपैरिजन में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अगर आप 3 to 4 पर्सन जा रहे हैं तो। और अगर आप अपनी खुद की कार से भी जाओगे तो रोड कंडीशंस वगैरह बेटर है, आप लोग आराम से जा सकते हैं।
अब मनाली पहुंचने के बाद आती है बात कि आप होटल्स कहाँ पे लें। ओके, तो मनाली में होटल आपको 1000 से 2000 या 3000 तक भी आपको होटल्स मिल जाएंगे मनाली में। ये आपके बजट के अकॉर्डिंग है। ओके, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका मेक माई ट्रिप है, GoIBbo हो गया, booking.coms हो गया, यहाँ पे भी जाके आप होटल्स बुक कर सकते हो। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप मनाली आने का प्लान बना रहे हैं तो होटल बुक करके आइए, क्योंकि मनाली में जो है वो काफ़ी फेमस जगह और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। ज़्यादातर टाइम भीड़ ही रहती है, साल भर ही भीड़ रहती है। तो हो सकता है कि अगर आप अपना होटल बुक नहीं करके आते और आप यहीं पे आकर होटल लेते हैं ऑन द स्पॉट पे, तो आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग सकता है और शायद होटल ना भी मिले, क्योंकि पीक सीज़न में यानी कि स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ होटल्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% चले जाती है, तो होटल्स मिलती भी नहीं है जल्दी। ओके, तो वैसे हम जो होटल में रुके थे मनाली में वो था द होटल एरोमा, और ये होटल्स काफ़ी अच्छा था। हमने उसकी बुकिंग 3-4 मंथ्स पहले से कर ली थी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, और ये जो होटल है द होटल एरोमा, ये मनाली के मॉल रोड के बिल्कुल है, काफ़ी पास है। ओके, और अगर अब बात करें कि आपको मनाली में किस लोकेशन पे होटल लेना चाहिए, तो मनाली में सबसे फेमस है मॉल रोड। मॉल रोड में काफ़ी सारी मार्केट्स है जिसमें खाने पीने के रेस्टोरेंट्स है। तो अगर आप यहाँ पे होटल लेते हैं मॉल रोड में तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको बसें, टैक्सी वगैरह सब आसानी से मिल जाएंगे। बट अगर मॉल रोड में जितने भी होटल्स हैं उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। ओके, या फिर आप हिडिंबा देवी टेम्पल के पास भी होटल्स वगैरह ले सकते हैं। तो मनाली में जो भी लोकल साइट सीन्स की प्लेसेस है वो सारे आसपास ही होते हैं वहाँ पे। तो आप अगर होटल कहीं पे भी लेते हैं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए मनाली में आने की बात। और यहाँ पे होटल्स में स्टे की बात है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपको डिटेल्स और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा इसका। या फिर आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि हम कैसे आपको मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मनाली 3 to 4 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो आप कैसे शुरू करें एक्सप्लोर करना और कहाँ पे जाएँ, प्लेसेस वगैरह के बारे में। मतलब इसके लिए आपका एक ट्रैवल प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मनाली आ गए हैं और आपको कहाँ से स्टार्ट करना वो नहीं पता घूमने का, तो आपका बहुत सा अच्छे प्लेसेस है जहाँ पे आप नहीं विज़िट कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी आप मनाली आएँ तो एक ट्रैवल प्लान बना कर आएँ कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और डे 1 से लेकर जब तक आप रुक रहे हैं तब तक का प्लान होना चाहिए। मतलब कौन से दिन में आपको कौन सा पॉइंट एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप मनाली वॉल्वो से आ रहे हैं या टैक्सी से आ रहे हैं या फिर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं, तो मनाली तक जो भी जर्नी है वो थोड़ा टायरिंग होता है, मतलब काफ़ी थकाने वाला होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आपको मतलब बाय रोड आ रहे हैं तो थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में तो मैं आपको रोहतांग पास जाने के लिए एडवाइस करूँगा, ना ही सिस्सू विलेज, क्योंकि ये जगह मनाली से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि डे 1 में आप लोग जो है वो मनाली लोकल ही एक्सप्लोर करें और यहाँ पे जो लोकल फूड्स वगैरह मिलती है वो आप ट्राई करिए। तो मनाली लोकल में सबसे पहले आप जा सकते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। यह टेम्पल दोस्तों देवदार के ऊंचे जंगलों के बीच में, यानी कि पाइन ट्रीज का जंगल है ये। ठीक है, और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर जाके आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलने वाली है। ये मंदिर हिडिंबा देवी जी को डेडिकेटेड है, जो कि महाभारत में जो भीम थे उनकी वाइफ थी। और ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर गुफा के चारों ओर बनाया गया है, जहाँ हिडिंबा देवी जी ने मेडिटेशन किया था।
तो हिडिंबा देवी मंदिर के बैक साइड में आता है वन विहार और ये एक प्राकृतिक गार्डन है। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे काफ़ी। यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे आपको देखने के लिए। काफ़ी कुछ आपको खाने पीने का स्टोर भी यहाँ पे हमेशा रहता है और बच्चों के लिए काफ़ी झूले वगैरह भी आपको है, तो जो काफ़ी अच्छी प्लेसेस है फैमिली के साथ आने के लिए। वन विहार के बगल में है महाभारत में जो घटोत्कच एक थे उनका मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर और वन विहार घूमने के बाद आप जा सकते हैं ओल्ड मनाली, ठीक है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये आपको व्यास नदी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ओल्ड मनाली में जैसे कि काफ़ी सारे कैफ़े भी बने हुए हैं जहाँ पे आप काफ़ी कुछ खा पी सकते हैं। और ओल्ड मनाली में जैसे कि एक फेमस प्लेस है क्लब हाउस करके, जहाँ पर वहाँ पे आप काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स है और वहाँ पे आप जिप लाइनिंग्स है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे वहाँ पे ओल्ड मनाली में आप कर सकते हैं, ठीक है। और ओल्ड मनाली घूमने के बाद आप जा सकते हैं मनाली की ही एक फेमस मॉनेस्ट्री है जो आपको मॉल रोड से ठीक नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी। ये देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पे आपको भगवान शाक्य मुनि जी के दर्शन हो जाएंगे जो भगवान बुद्ध के एक अवतार है, ओके। मॉनेस्ट्री में जाके आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पीसफुल शांति और यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल वगैरह लेकर मॉनेस्ट्री के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। और फाइनली आप मॉनेस्ट्री के ठीक बगल में है जो मॉल रोड है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है मनाली मॉल रोड। यहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी क्लब्स है, कैफ़े है और आप लोग अगर मॉल रोड जाते हैं तो वहाँ पे एक कैफ़े है दाना कैफ़े, तो वहाँ पे आप ज़रूर कॉफ़ी ट्राई करिएगा और वहाँ की सैंडविच है वो, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वो वाले कैफ़े विज़िट करते हैं। काफ़ी प्राइस वहाँ पे हाई नहीं रहता बट वहाँ का जो कॉफ़ी का टेस्ट है और जो सैंडविच है वेज सैंडविच वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मॉल रोड घूमने का जो बेस्ट टाइम होता है वो शाम के वक्त होता है, इवनिंग के टाइम पे। शाम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मॉल रोड पे ही एक दुर्गा माता का मंदिर भी है, वहाँ पर भी जगह आप जाते हैं तो दर्शन करिए ज़रूर, ठीक है। तो ये सारी प्लेसेस है जो आप डे 1 में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्लेसेस आपको 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पे लोकल टैक्सी भी मिलती है जो ये सब जगह पे आपको घुमा देंगी। अदरवाइज़ वहाँ पे आप ऑटो से भी घूम सकते हैं। ये सारी जगह मनाली मॉल रोड में आपको काफ़ी सारे बाइक रेंटर शॉप पे मिल जाएंगे जहाँ से आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी या हिमालयन जो आती है बाइक वो भी आप रेंट पे ले सकते हैं, जिसमें आपको 800 से लेकर 1000 रुपया तक आपको रेंट एक डे के रेंट में मिल जाएगा, ठीक है। स्कूटी जनरल 800 की मिल जाती है और बुलेट वगैरह 1100 और हिमालयन जो होता है वो आपका 1000 रुपीज़ तक या 1200 तक जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्कूटी या बाइक वहाँ पे रेंट पे लेते हो तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बना लीजिएगा ताकि रिटर्न करते टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपने स्कूटी ली या फिर बुलेट लिया तो आपने चेक नहीं किया प्रॉपर, वो कुछ भी डैमेज या डिफेक्ट कहीं पे भी था, तो आप जब रिटर्न करते हैं तो उस टाइम उनकी तरफ से ऐसा रहता है कि आपने इसको कहीं पे डैमेज करके लाए हो इस तरह से, तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आप पहली वीडियो बना के रखें, ओके। तो दोस्तों इस तरह से आप डे 1 में मनाली में इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते, तो ये आपका डे 1 का प्लान है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आपके लिए रिलैक्सिंग भी रहेगा और आप लोग अच्छे से मनाली को लोकल में एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डे 2 की, यानी कि डे 2 के दिन में आपका प्लान क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डे 2 में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के दिन आपको काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने को मिलेंगे। तो डे 2 में आपको नहा धो के सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करके और
जल्दी से जल्दी जितना हो आप निकल जाइए सोलांग वैली के लिए। मनाली से सोलांग वैली करीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और कई बार हैवी जाम की वजह से पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम भी लग जाता है। तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग अर्ली से अर्ली अपने होटल से निकल जाना। अगर बात करें सोलांग वैली की तो सोलांग वैली काफ़ी ब्यूटीफुल वैली है और अगर आप यहाँ समर टाइम में जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ विंटर में जाते हो तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी स्नो देखने के लिए मिलेंगे। सोलांग वैली चाहे आप समर में जाइए या फिर विंटर में जाइए, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। सोलांग वैली पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्नो ट्यूबिंग, स्कीइंग, जिप लाइनिंग, ATV राइड्स, ये सब कुछ आपको वहाँ पे सोलांग वैली में आप कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है उन सब का प्राइस आपको 500 से लेकर 2000 के बीच में रहता है और पैराग्लाइडिंग का 3000 से लेकर आपका मैक्सिमम जो 3000 रुपये तक रहता है। सोलांग वैली में रोपवे भी है जो आपको माउंटेन के टॉप पे ले जाते हैं और वहाँ से आपको स्नो कैप माउंटेन का व्यू देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा नज़ारा है वो। तो इस वैली में आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं और आसपास छोटे मोटे शॉप्स हैं तो यहाँ पे आप चाय मैगी वगैरह भी आप खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो दोस्तों सोलांग वैली के बाद आप जा सकते हैं अंजनी महादेव मंदिर। इस मंदिर पे जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और अगर आप इतना लंबा ट्रैक नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आपको घोड़ा खच्चर से भी आप जा सकते हैं या फिर ATV राइड लेकर भी जा सकते हैं। अगर आप अंजनी महादेव टेम्पल दिसंबर से फरवरी के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बर्फ़ से बना हुआ दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या की थी और शिव जी ने यहाँ पे उनको दर्शन दिए थे। और अगर आप इस मंदिर में मार्च के बाद जाते हैं तो आपको झरने का पानी शिवलिंग पे गिरता दिखाई देगा, जिससे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई मानव प्रकृति के पानी से शिव जी का जल अभिषेक हो रहा है, यानी कि अगर मतलब डायरेक्टली झरना शिवलिंग पे गिरता है। तो दोस्तों मंदिर और सोलांग वैली देखने के बाद आप जा सकते हैं अटल टनल। सोलांग वैली से जब आप निकलेंगे तो अटल टनल अराउंड 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल है। अब आप जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस टनल का नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पड़ा है और इस टनल की लेंथ जो है वो करीबन 9 किलोमीटर की है और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में किया था। ओके, और ये अटल टनल जो है वो कुल्लू के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है ये टनल। तो मनाली से लाहौल जाने का जो रास्ता है वो 50 किलोमीटर कम हो जाता है। यही नहीं बल्कि लाहौल से स्पीति का जो रास्ता है वो करीबन 6 महीने बंद रहता है जब स्नोफॉल वगैरह होती है। तो अभी क्या है कि ये टनल के खुलने के बाद से ये पूरे साल आपका ओपन रहता है, यानी पूरे साल आप कभी भी मनाली से लाहौल स्पीति जा सकते हैं। इस तरह से लाहौल के लोगों के लिए टनल मानो किसी वरदान से कम नहीं है। और ये दोस्तों जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करेंगे आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में इंटर हो, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं मनाली से और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। टनल से सिसु विलेज कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जो सिसु विलेज लाहौल का एक काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है और यहाँ की ब्यूटी आप देखते ही बनती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे हम जब भी जाते हैं तो ये सिसु विलेज ज़रूर विज़िट करते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, एक है वाटरफॉल जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा है सिसु लेक वाटरफॉल जो मैन मेड है और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना डे 2 प्लान कर सकते हो।
सबसे पहले आपको जाना है सोलांग वैली, फिर वहाँ से अंजनी महादेव मंदिर और इसके बाद अटल टनल होते हुए सिस्सू विलेज। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जनवरी, फरवरी और मार्च में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि सिस्सू विलेज में हैवी स्नोफॉल हो जाती है और इसके वजह से जो अटल टनल है वो बंद कर दिया जाता है सेफ्टी के लिए। तो अगर वो खोलते भी हैं, यानी कि अगर हेवी स्नोफॉल के बाद ये अटल टनल खुलता भी है तो वो आपको 4x4 गाड़ी ही जाने देते हैं, यानी कि आप बाइक से नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 4x4 है या आपकी खुद की कार है जो 4x4 उससे आप जा सकते हैं। बाकी अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर तक जो है ये टनल खुली होती है। तो दोस्तों डे 2 पे आप जितने भी प्लेसेस है आप ये मान के चलो कि ये 40 से 50 किलोमीटर के अंदर होती है। तो जो टैक्सी वाला है वो अराउंड 4 से 6 हज़ार के बीच में चार्ज करेगा और डिपेंडिंग है कि वो आप किस टाइम पे आ रहे हो। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हो, यानी कि अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आ रहे हो या फिर नॉर्मल वेदर में आ रहे हो तो इसके हिसाब से मतलब वो चार्ज करते हैं, मतलब उसमें डिपेंड रहता है कि टैक्सी का चार्ज क्या लेंगे। तो अब हम बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में आपको कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं मनाली में, ठीक है। तो डे 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप मनाली अक्टूबर के बीच में आ रहे हैं, मतलब अक्टूबर स्नोफॉल के टाइम पे, तो वहाँ पे आपको क्या है कि एक मनाली से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है रोहतांग पास, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। रोहतांग 13,000 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड है और यहाँ का मौसम में भी आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा मनाली से, और यहाँ काफ़ी स्नो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्नो मोबाइल, याक राइडिंग, स्कीइंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। तो दोस्तों मनाली से रोहतांग पास करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है, बट बीच में आपको थोड़ी बहुत रोड ख़राब मिलेगी और कई बार हैवी ट्रैफिक की वजह से आप 2 से ढाई घंटे आपको रोहतांग पास पहुँचने में लग सकते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर ही आपका परमिट निकाल लेगा, लेकिन अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप ट्राई करना है कि आप 1 से 2 दिन पहले ही परमिट ले लेना, क्योंकि विदाउट परमिट वहाँ पे आप रोहतांग पास में एंट्री नहीं कर सकते। तो जब आप रोहतांग पास के लिए जाएंगे तो मनाली से कुछ ही दूरी पर एक प्लेस पड़ता है, उसका नाम है गुलाबा। तो जहाँ पे आपको परमिट चेक होता है आपकी, ठीक है, अगर आप परमिट लेके आए तो वहाँ पे आपको परमिट चेक किया जाता है गुलाबा में। तो जैसे ही आप गुलाबा चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे उसके बाद आपके नज़ारे काफ़ी सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। कई सारी वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगी जो आपकी इस जर्नी को बेहद खास बना देंगे। और बाइक और स्कूटी तो अलाउड नहीं है रोहतांग पास में, ठीक है, या तो आप टैक्सी कर सकते हैं या फिर आप अपने पर्सनल कार से भी रोहतांग पास जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप स्नोफॉल के सीज़न में जा रहे हैं तो आप विंटर ड्रेस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप जैसे आप रोहतांग पास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्नो आपको मिलेंगी और अगर आप स्नो में खेलेंगे तो आपके कपड़े भीग सकते हैं, इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में ही होता है वहाँ पे, तो ये आपको ठंड से भी प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यू टू हेवी स्नोफॉल की वजह से रोहतांग पास ओपन नहीं होता है, तो उस केस में आपको रोहतांग पास से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है मड़ी। ओके, मड़ी क्या है कि वो आपको जो है वो ऑल सीज़न ओपन रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी स्नो देखने को मिलेगी। मनाली से रोहतांग पास करीब आप मान के चलिए 50 किलोमीटर, तो आना या जाना आप 100 से 120 किलोमीटर हो जाता है। तो इसमें प्लस आपका टैक्सी का जो परमिट है वो उसके साथ मिला के अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपया चार्ज होता है, जिसमें आप 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मनाली में
डे टैक्सी हायर करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो वो काफ़ी बजट में होता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, आप वडोदरा से आ रहे हैं, आप जमशेदपुर से आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज रहती हैं। तो वहाँ से भी अगर आप बात कर लेंगे तो वो लोग ही आपके लिए होटल्स, टैक्सी वगैरह सब पहले से बुक कर लेते हैं, ताकि आप जब भी फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पे आपको होटल्स के लिए, टैक्सी वगैरह के लिए फिर से बुकिंग ना करना पड़े यहाँ पे। तो ये आपको बजट में रहेगा। दोस्तों कई बार अप्रैल में ऐसा भी होता है कि रोहतांग पास कम्प्लीटली बंद होता है, तो आपको सोलांग वैली और अटल टनल के बाद एक राइट साइड में एक रास्ता पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोकसर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्नो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये अगर साल में कभी भी आते हैं तो यहाँ आपको स्नो देखने को मिलेगी। ये मैक्सिमम टाइम में बंद नहीं रहता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हम मनाली इस टाइम पर जा रहे हैं तो क्या हमें स्नो देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप मनाली किसी भी सीज़न में आप आ सकते हैं। मनाली में आपको हमेशा स्नो देखने को मिलेगी, बस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप विंटर में प्लान बना रहे हैं तो आपको चारों तरफ स्नो देखने को मिलेगी। और अगर आप जून में आते हैं, यानी कि जब स्नोफॉल वगैरह नहीं होता है मैक्सिमम, तो आप कोकसर जैसे मैंने बताया वहाँ पे आप जा सकते हैं। इन एरिया में आपको स्नो देखने को मिलेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मनाली में आपको स्नोफॉल जो मिलेगी वो ओनली दिसंबर से लेकर मार्च तक के मंथ में मिलेगी, यानी कि मनाली मॉल रोड वगैरह में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पूरे सीज़न में आपको वहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी, ओनली आपको दिसंबर से लेकर मार्च तक। दोस्तों ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप मनाली में से अक्टूबर के आसपास आते हो तो ठीक है। और अगर आप मनाली दिसंबर से लेकर मार्च तक आते हो तो कई बार क्या होता है कि अटल टनल वगैरह बंद हो जाती है हैवी स्नोफॉल की वजह से। और जैसे कि रोहतांग पास है वो अक्टूबर के बाद बंद हो जाता है, तो इसकी जगह आप जा सकते हो सेतन विलेज। ओके, सेतन विलेज में कई सारे इग्लू वगैरह आपको देखने मिलेंगे, यानी बर्फ़ से बने हुए घर। ठीक है, तो इसे इग्लू कहा जाता है, जहाँ से आपको जो व्यूज़ है वो काफ़ी पैनोरामिक व्यूज़ आता है। बहुत अच्छा ही जगह है ये, और काफ़ी स्नो भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, जो मनाली से हार्डली आपको 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकता है, और वो डिपेंड ऑन ट्रैफिक के ऊपर। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ा टाइम भी आपको लगेगा। यहाँ पे आप चाहो तो स्टे भी कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। बाकी व्यू बहुत प्यारा आता है और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आप सेकंड ऑप्शन में से रख सकते हैं अगर आप विंटर में मनाली आ रहे हैं। और अगर आप समर में आते हो तो रोहतांग पास ऑलरेडी ओपन रहेगा, तो आप विंटर में आते हो तो आप लोग सेतन विलेज जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मनाली 3 दिन के लिए ही आ रहे हैं तो आप रोहतांग पास के बाद आप मनाली वापस जाओगे। ओके, वहाँ से आप 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत जैसे मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वैसे आपको 4 से 5 बज जाएंगे एक्सप्लोर करते करते। फिर आप अगर उसी दिन आपको यानी थर्ड डे आपको निकलना है तो आप फिर मॉल रोड से थोड़ा नीचे ही वॉल्वो बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस लेकर वापस चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मनाली घूमने का जो है वो बजट कितना होना चाहिए, यानी हमारा बजट कितना था। ठीक है, वैसे तो हम स्नोफॉल वाले सीज़न में गए थे, तो उस टाइम होटल्स एंड ट्रेवल्स रेट हाई होते हैं। तो हम 2 पर्सन्स गए थे, जिसमें 25K से लेकर 30K तक खर्चा हुआ था हमारा, इंक्लूड उसमें फूड, ट्रैवल्स और थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटीज़ के साथ। बट अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आपको 2 पर्सन के लिए 20,000 से 25,000 तक लग जाएगा। और डिपेंड करता है कि अगर आप शॉपिंग्स वगैरह भी करते हैं तो ये आपका बजट आगे भी जा सकता है।